अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाथ में बुकी पकड़े तानिया ने अस्पताल की इंफॉर्मेशन काउंटर पर शायान के फादर का नाम बताकर उनका रूम नंबर पूछा। रूम नंबर 5। दुबली पतली लड़की ने कंप्यूटर से चेक करके उसे बताया। थैंक्स कहकर तानिया लिफ्ट की तरफ आई। लिफ्ट से निकलते ही तानिया को सामने से फाइजा आती दिखाई दी। पास आने पर वो बोली, कहाँ जा रही हो? घर। फाइजा ने जवाब देकर पूछा, मगर परसों क्या हुआ था? थोड़ी देर का कहकर तुम तो गायब ही हो गई। एक ज़रूरी काम याद आ गया था, उसने कहा। फाइजा घर जाने का इरादा तर्क करके उसके साथ ही चलते हुए रूम में आ गई। पहला कदम कमरे में रखते ही तानिया ने शायान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर जानबूझकर नज़रअंदाज करके वो बेड पर लेटे शख्स की तरफ आ गई। बेड के साथ ही रखी मेज़ पर बुक्के रखकर उसने हल्की आवाज़ में पूछा, इनकी तबीयत अब कैसी है? काफ़ी बेहतर है। अपने पीछे से शायान की भारी आवाज़ सुनकर वो संभल कर पलटी। कोशिश करके हैरान होते हुए बोली, तुम? फिर कसर मुस्कुराई, सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी सब्ज आंखों वाली औरत पर पड़ी। उसने फ़ौरन उन्हें सलाम किया और फाइजा की तरफ देखने लगी कि उनका तारुफ करवाएगी। खुद से समझ नहीं सकी थी कि वो शायान की मदर है कोई रिश्तेदार। ऐसा ही सवाल तानिया की उनकी आंखों में था। फाइजा ने दाने से उन सवालों से आंख चुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है बाहर चलकर बात करते हैं, या हमारी आवाज़ से अंकल की नींद खराब होगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई तो तानिया और शायान भी आगे पीछे बाहर आ गई। तानिया फाइजा के साथ ही बेंच पर बैठ गई। शायान दीवार से कमर टिकाए सामने खड़ा था। इतनी देर में पहली बार तानिया ने उसकी तरफ देखा। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी, उसका होलिया रफ सा था। काले बाल बेतरतीबी से माथे पर पड़े थे। शेव बड़ी हुई थी और आँखों के नीचे हल्के नजर आ रहे थे। अपने फादर के लिए बहुत परेशान है। तानिया ने दिल में उसके लिए हमदर्दी महसूस की। बहुत अपसेट हो? आखिर उसने बात शुरू की। अबू मेरी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर उनकी तकलीफ़ नहीं। इंशाअल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे, तानिया ने दिल से कहा। आजकल क्या कर रही हो? वो बात बदलने को बोला। कुछ खास नहीं। तो करो ना, और कितना इंतज़ार करवाओगी? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शादी की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम दोनों ने बहुत मायूस किया है, करियर के पीछे ही पड़ गई हो। वरना मेरा ख्याल था एमबीए की डिग्रियाँ मिलते ही तुम दोनों डॉली में बैठ जाओगी। जानबूझकर उसने ये टॉपिक शुरू किया। इस ख्याल से तानिया को उस पर गुस्सा आने लगा। फाइजा भी कुछ चिढ़ गई। तुम अपना ख्याल छोड़ो और अंकल का ख्याल करो। कितना अरमान है उन्हें तुम्हारे सर पर सहरा देखने का। यूं भी उम्र में तुम हम दोनों से 3 साल बड़े हो। पहले तुम्हारी शादी होगी, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। मैं इसकी शादी तक इंतज़ार नहीं करने वाली। मतलब? फाइजा ने पूछा। मैं शादी कर रही हूँ। वो गुस्से में बिना सोचे समझे ही बोल गई। ज़बरदस्त। शायान की आवाज़ पर उसने उसकी तरफ देखा। अगर कोई उम्मीद तानिया के दिल में थी भी तो उस वक्त ख़त्म हो गई। शायान के चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। कब कर रही हो शादी? बहुत जल्द, वो जज्बत होकर बोली। शादी में बुलाओगी ना? ऑफ कोर्स। और भला मेरी शादी तुम्हारे बिना हो सकती है? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली तो शायद बस उसे देख कर रह गया। फिर वो फ़ौरन ही उठ गई। अच्छा फाइजा, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, मैं शाम को फ़ोन करूँगी। बाय। वो कहकर शायान की तरफ देखे बगैर तेज़ी से चलती लिफ्ट का इंतज़ार करने की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर गई। शायान कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा उसे लम्हा लम्हा खुद से दूर जाता देख रहा था। फाइजा उठ के उसके पास आकर बोली, कभी कभी मुझे लगता है शायान, तुमने कभी तानिया से मोहब्बत की ही नहीं। उसकी आवाज़ में तपिश महसूस करके शायान ने उसे देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तो। फिर होठ काट कर बीच में ही चुप हो गया। तब तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आना चाहिए। मोहब्बत से डर जाने वाले कमज़ोर शख्स पर तरस ही आ सकता है। बोलकर वो रुकी नहीं, एक झटके से आगे बढ़ गई और शायान शिकस्ता से अंदाज में वहीं बेंच पर बैठ गया। एंट्रेंस से अंदर पैर रखते ही तानिया ने ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों को सुना। वह वहीं रुक गई। अंदर मरियम के मेहमान आए बैठे थे। अंदर से आती आवाज़ों से उसने अंदाज़ा लगाया कि उरुसा भी ड्राइंग रूम में मौजूद थी, मगर वह उसी वक्त किसी मेल मिलाप के मूड में नहीं थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था और लॉन्च की सीढ़ियाँ ठीक ड्राइंग रूम के सामने थी, और यही सीढ़ियाँ उस सीने तक जाती थीं जिस पर तानिया का कमरा था। अब अगर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों तक आती तो खुले दरवाजे से उसे देखा जा सकता था। तानिया ने कुछ सोच कर दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गई। लॉन का चक्कर काट कर वो किस्से फारूकी के पिछले हिस्से की तरफ निकल आई। अब उसके सामने सियाह अपनूस का बेहद लंबा और काफ़ी चौड़ा मंकश दरवाज़ा था, मगर इस दरवाजे के दोनों पटों को पकड़कर धकेलते हुए तानिया को कुछ ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी।
दरवाज़ा खुलते ही तानिया पर जैसे तिलस्म व शरबा का कोई बाब खुला था। कम अज़ कम तानिया को यह जगह किसी जादू नगरी की तरह ही लगा करती थी। कसर फारूकी का ये पोर्शन बाकी घर से अलग थलग था और तकरीबन न इस्तेमाल होने वाला था। तानिया ने कदम उठाए वसी हॉल में आ गई। हॉल के दोनों जानिब आमने सामने दो दरवाजे थे। बाईं तरफ का दरवाज़ा डाइनिंग रूम में खुलता था, जिसके एक जानिब किचन मौजूद था। डाइनिंग रूम में दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा था जो राहदारी से जुड़ा था, जिसके आगे लॉन्च था। दूसरा दाएं जानिब का दरवाज़ा एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचता, जिसके आगे सिटिंग रूम और उससे आगे लॉन्च था। लॉन्च में बाएं जानिब असर फारूकी का कमरा और उसके साथ ही लाइब्रेरी से मुल्हक स्टडी थी, जबकि दाएं जानिब रिहायशी कमरे थे और दाएं जानिब से सीढ़ियाँ ऊपर के कॉरिडोर तक जाती थी, जहाँ दोनों जानिब कमरों की कतारें थी। यानी अगर कोई इस हॉल के एक दरवाजे से निकलता तो पूरी कसर फारूकी का चक्कर काट कर वापस यहीं आ पहुँचता। उस पोर्शन की अनोखी खुसूसियत ये थी कि वो बैक वक्त घर के हर हिस्से से जुड़ा भी था और पूरे घर से अलग भी था। हॉल के दाखिली दरवाजे के सामने दुबेस कॉलिंग का एक बड़ा सा टुकड़ा था, जिसके साथ रखा लकड़ी का आराम द फर्नीचर उसे नशिस्तगाह का रूप दे रहा था। दाएं तरफ की दीवार पर बड़ा सा आईना था, जिस पर आर्ट वर्क किया गया था। आईने के नीचे एक छोटी मेज़ के साथ दो कुर्सियां थी, जबकि हॉल की बाकी दीवारों पर भी कई तरह की पेंटिंग्स आवेजा थी और छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था। नाक की सीध में थोड़ा आगे जाकर सीढ़ियाँ थी, जिनके बाएं जानिब एक ऊंचा लकड़ी का स्टूल था, जिस पर घूमने वाले डॉलर के साथ पुरानी तर्ज का फ़ोन रखा था, मगर उस फ़ोन का कनेक्शन निकाल दिया गया था। सीढ़ियों के ऊपरी जीने के सामने एक दरवाज़ा था, जिसके दोनों पटों से लटकती जंजीर में ताला लगा था। तानिया ने हमेशा यही सुना था कि वो कमरा स्टोर रूम है। ये जगह इतनी कुशादा थी और दरवाजे से सीढ़ियों का फासला इतना ज़्यादा था कि जीने वाले कमरे की बालकोनी इमारत के सामने की तरफ से दाएं जानिब खुलती थी। वैसे तानिया के लिए तो स्टोर रूम में बालकोनी की मौजूदगी काफ़ी हैरान कुन थी, जबकि बालकोनी में बड़ा सा लकड़ी का झूला था और छत से विंड चाइम्स लटक रहे थे, जिनका मधुर संकेत चांदनी रात में मबहूत कर दिया करता था। और इजाफी हैरत की बात तो ये थी कि बालकोनी में रखे गमलों में लगे पौधे और मॉर्निंग ग्लोरी की खूबसूरत बेल हरी भरी थी, लेकिन तानिया ने कभी किसी को उन्हें पानी देते नहीं देखा था। घर के किसी फर्ज से पूछना ही बेकार था, मगर नौकरों से भी एक आध बार उसने जानना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी इस कमरे में नहीं गए। उस हॉल के तमाम दरवाजे, सीढ़ियाँ और जीने की रेलिंग, हद तो ये कि तमाम फर्नीचर भी मंकश आबनूसी लकड़ी का था। यूँ तो सारा कसर फारूकी सफ़ेद संगमरमर से बना था, मगर सियाह और सफ़ेद का एक पुरकशिश इम्तिजाज घर के और किसी हिस्से में नज़र नहीं आता था। ऐसा लगता था कि वक्त के साथ साथ बाकी घर की रिनोवेशन तो होती रही, मगर इस हिस्से को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ वक्त को कैद कर दिया गया था। हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाईं तरफ के दरवाजे से गुजरकर डाइनिंग रूम में आते तानिया को महज चंद सेकेंड ही लगे थे, मगर उसे यूँ लगा जैसे एक आहट से गुजर आई हो। लॉन्च में कदम रखने से पहले उसने ड्राइंग रूम से आती आवाज़ पर ध्यान दिया। और सब बदस्तूर गुपशुप में मसरूफ़ थे। तानिया इत्मीनान से अजहर फारूकी के कमरे तक आई और दस्तक देने वाले थे किसी ने कहा, कर्नल साहब अपने घर में नहीं हैं। तानिया ने मुड़कर बहादुर को देखा, जो ड्राइंग रूम में चाय लेकर जाता उसे देख कर रुक गया। कहाँ गए? उसने पूछा। ज़मीनों पर गए, कल शाम तक आ जाएंगे। आपको कुछ काम था तानिया बीबी? नहीं, तुम जाओ। तानिया ने उसे जाने को कहा, फिर खुद ही उसे आवाज़ देकर रोक लिया। बहादुर? जी तानिया बीबी। और रोबोट की तरह वापस मुड़ा। जी, जब मेहमान चले जाए तो मुझे बता देना, मैं दादाजान के कमरे में हूँ। ठीक है जी, वो कहकर चला गया तो तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। कुछ देर तक तो यूं ही खड़ी रही जैसे सोच रही हो अब क्या करे। फिर उसने हैंडबैग बेड पर डाला और खुद भी जूते उतार कर आराम से लेट गई। वो जिस जाविये से लेटी थी, आतिशान के ऊपर लगी तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। करने का और तो कुछ था नहीं, वो यूं इस तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर किसी 19-20 साल की नौजवान लड़की के चेहरे का क्लोजअप थी। कुशादा पेशानी पत्ती के अबरू कमान की तरह काटदार थे। बड़ी बड़ी सुनहरी माइल गिलाफी आंखें, जिन पर खमदार पलकों की घनी झालर थी। सतवा नाक, गाल सुर्खी माइल भरे भरे थे। होठ गदाज और थोड़ी कतरे बारीक थी। चेहरे की रंगत कंदनी थी, जिसके अतराफ में शहद जैसी रंगत वाले सिल्की लंबे बाल बिखरे हुए थे। कानों में मोतियों के आवेज़े लटक रहे थे और कंधों पर पड़ा सफ़ेद दुपट्टा भी नजर आ रहा था। वो जो भी थी बिलाशुबा हसीन थी, मगर हुस्न तो दो तरह का होता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आंखें चंदिया जाती हैं, क्योंकि कुछ और नज़र ही नहीं आता।
پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ذہن یوں ہڑبڑا کر جاتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو۔ پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندیاتے نہیں باندھ لیتے ہیں، کیونکہ پھر کسی اور طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے ان کا اثر باقی رہتا ہے، اور جتنی بار وہ سامنے آئے لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بالکل اسی طرح جیسے اب تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی ماہویت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل مخو ہو چکی تھی۔ مگر اس کی ماہویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی، مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب جان پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے، مگر ننھی سی بچی سہم کر ہاں میں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنی اہنی گرفت میں لے لیا اور اس کی گلا پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نور الہدیٰ نے مریم کو اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، اور رونے کی کوشش میں اس کی حلق سے لامعنی آواز نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ کتنی ہی دیر تک نور الہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے تپکتے رہے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے کے گالوں پر پیار کرتی۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا۔ پھر اس نے خوف کے مارے کبھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو اس کا ذکر سجر ممنوع ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کا جواب نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ کون ہے۔ اس نے کفر سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے والی تھی کہ کھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی تھی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں، مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھو تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جگہ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیند دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میاں جی نواب شاہ کے متمول اور بااثر زمیندار تھے۔ بلند و بالا حویلی سمیت کئی ایکڑ پر پھیلی زرعی اراضی پشتوں سے ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ورثے میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھی، البتہ مرحومہ نے 2 اولادیں چھوڑی تھیں، اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی کی طرح ہی پکے زمیندار تھے، اور واجبی سی تعلیم کے بعد ہی وہ زمینداری کے کاموں میں جت گئے۔ اظہر فاروقی کا مزاج تو زمیندارانہ تھا، مگر انہیں اپنی آبائی پیشے سے کوئی خاص شغف نہیں تھا۔ اس کے بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو بیٹے کا شوق پسند تھا، اور ساتھ ہی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروقی کو حصول تعلیم کے لیے بخوشی کراچی بھیج دیا، جو اس وقت ایک ابھرتا ہوا چھوٹا سا شہر تھا۔ البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہ تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کر کے کالج میں پہنچے، انہوں نے کراچی میں ہی وسیع رقبے پر حویلی کی تعمیر مکمل کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی پرشکوہ عمارت تھی، جس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں 500 گز چوڑا خوبصورت لان تھا۔ باہر سے اگر یہ عمارت سبز سفید کا شاہکار تھی تو اندر سے سیاہ و سفید کا عجوبہ۔ قصر فاروقی کی تزئین و آرائش میں لکڑی کا بکثرت استعمال ہوا تھا، وہ بھی صرف آبنوس کی لکڑی کا۔ اظہر فاروقی نے قصر فاروقی میں رہتے ہوئے ہی گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی واپس حویلی آ جائیں، اور اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔
आखिर मजहर फारूकी उनकी मदद को आए और न जाने किन मुश्किलों से उन्होंने अजहर फारूकी को आर्मी ज्वाइन करने की इजाज़त दिलवा दी। बहरहाल जब सारे मामला खुश असलूबी से तय हो गए तो उन्हें बेटों की शादी का ख्याल आया। उस मामले में अजहर फारूकी ने बड़े भाई की तरह ही फरमाबरदारी से सब कुछ उन पर छोड़ दिया। मियाजी ने खुद बहुओं के इंतखाब में एहतियात बरती। मजहर फारूकी की बेगम नौरेन ज़मींदार घराने से थे, अलबत्ता छोटी बहू फरियाल कराची के पढ़े लिखे ख़ानदान से थे और ख़ुद भी तालीम याफ्ता थी। शादी के पहले साल ही मजहर फारूकी बेटे के बाप बन गए और पोती की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद ही मियाँ जी क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई। तो कितना ही बड़ा हो, ज़िंदगी नहीं रुकती। यही सोचकर दोनों भाई अपनी ज़िंदगियों में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अजहर फारूकी के नसीब में एक दुख और लिखा था। अजहर फारूकी आर्मी ज्वाइन करते ही मुसाफिर हो गए थे और उनका पड़ाव कभी एक तो कभी दूसरे शहर होता। मगर फरियाल को भी गाँव का माहौल पसंद नहीं था और अजहर फारूकी की गैर मौजूदगी में उनका हवेली में रहना ऐसा ज़रूरी भी नहीं था। इसलिए वो शादी के इब्तिदाई दिनों में ही कसरी फारूकी शिफ्ट हो गए। लेकिन उनका अपने ससुराल से मुकम्मल राबिता था। कभी वो खुद हवेली चली जाती तो कभी उनके जेठ और जेठानी बेटे को साथ लेकर कराची आ जाती। इस बार भी उनकी वापसी एक लंबे क़याम के बाद हुई थी, मगर वो नवाब शाह तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में उनकी कार का मुसाफिर कोच के साथ ज़बरदस्त तसादम हुआ था। हादसे की इत्तला मिलते ही अजहर फारूकी जाए हादसा पर पहुंच गए, मगर जब वो पहुंचे तो उनके भाई और भाभी दम तोड़ चुके थे। लेकिन 3 साल का उनका बेटा मौजिज़ना तौर पर महफूज रहा था। भाई भाभी की तदफीन से फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीवी ने रख्ते सफ़र बांधा तो उस नन्हे से बच्चे को भी साथ कराची ले आए। फरियाल की अपनी गोद तो अब तक खाली थी। उन्होंने बहुत आसानी से उस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया और बहुत जल्द ही वो उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गया। यहाँ तक कि शादी के 7वें बरस मन्नतों और दुआओं का समर बनकर पैदा होने वाली मलिहा फारूकी भी उसके लिए फरियाल की मोहब्बत को कम न कर सकी। फिर उसके 7 साल बाद जैसे अजहर फारूकी हुसूल तालीम के लिए कराची आए थे, अपने भतीजे को उन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया, मगर 4 साल बाद ही उन्हें वापस आना पड़ा। मलिहा की पैदाइश के वक्त ही फरियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रही और 11 साल की बीमारी के बाद वो खालिक हकीकी से मिली। पालने वाली माँ को कंधा देकर वो फिर लंदन सुधार गई, मगर मलिहा की ज़िंदगी में खला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, शायद मलिहा की तन्हाई के ख्याल से, मगर पास होने और साथ होने में फ़र्क होता है। अब सूरत हाल ये है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते या अपने पुराने दोस्त मलिक नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं। और मेरी यानी मलिहा फारूकी की रूटीन भी बस यूं ही सी है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और मेरा सारा घरदारी में या फिर पेंटिंग में गुजरता है। हाँ, रोज़ ही कुछ वक्त निकाल कर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वैसे तो बाबा जान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ इतनी है कि मैं तन्हाई से कुछ देर को पीछा छुड़ा सकूँ, जो अम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद भी मुझे बौखला देती है। मगर अब शायद तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाए। पढ़ाई खत्म करके नूरुल हुदा ने लंदन में जॉब भी कर ली थी, पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। तानिया को झटका लगा था। वो जल्दी से सीधी हो बैठी, फिर उसने इस लाइन को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी और चौथी बार। हर बार पढ़ने से एक ही बात समझ में आई, पापा दादा जान के बेटे नहीं है, ये उसके इंकिशाफ था। वो सोचने लगी, अगर ये बात सच है तो भी छुपाई क्यों गई? भला इस बात की पता चल जाने में क्या हर्ज है? अजहर फारूकी अगर नूरुल हुदा के चचा भी थे तो ताने के बहरहाल दादा ही थे। फिर उसने सोचा, जब तक वो सब कुछ जान ही लेती इस बात को खुद तक महदूद रखेगी। उसी वक्त दस्तक की आवाज़ पर ताने उछल गई। उसने जल्दी से डायरी अपने पीछे छुपा ली। दरवाज़ा खुला है। उसकी आवाज़ पर मुलाजिमा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। मेहमान चले गए हैं तानिया बीबी, और सब आपका खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आ गए? उसने पूछा। नहीं, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। उसके जाने के बाद वो डायरी हाथ में लिए उठी और चलते हुए तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। मुझे शक सा हो रहा है कि मलिहा फारूकी आप ही हैं, और अगर आप मलिहा हैं तो ये डायरी भी आपने ही लिखी होगी। हमेशा से मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊँ, और अब ये डायरी मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बताने वाली है। मगर घबराइए मत, पढ़कर आपकी डायरी वापस कर दूँगी, और उसमें जो भी लिखा है वो मेरे और आपके दरमियान रहेगा, ये मेरा वादा है। वो चुप हुई, फिर अपनी ही हरकत पर हंसती कमरे से बाहर आ गई। उसने डायरी अपने कमरे में रखी और खाना खाने नीचे आ गई। डायरी पढ़ने की जल्दी में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और चुन्नी वाले लेकर ही अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने लाइट ऑन की और दरवाज़ा लॉक करके दराज में से डायरी निकाल कर बेड पर चढ़ कर बैठ गई।
मलिहा लाइब्रेरी में बैठी किताब के मुताले में गर्क थी कि उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा मगर कोई भी मुतवज्जा नज़र नहीं आया तो सर झटक कर वापस किताब पर नज़रें जमा दी, मगर किसी की नज़रों का एहसास बदस्तूर था। वो छिड़ गई। आज तीसरा दिन था कि वो किताब लेकर बैठती और किसी की नज़रों की शिद्दत उसे बेचैन करने लगती। 2 दिन तक वो अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करती रही, मगर आज सचमुच उसे गुस्सा आ गया था। उसने किताब बंद की और अपने अतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू किया। उसके बिल्कुल सामने एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे, मगर उनकी सफ़ेद दाढ़ी का एहतराम करते हुए उसने अपने दाएं जानिब चेहरा मोड़ कर देखा। वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे कंबाइंड स्टडी कर रहे थे। वो ग्रुप के लड़कों को मशकूक निगाहों से देखने लगी, मगर किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने दूसरी तरफ देखा। वो कोई लड़की थी और जाहिर है ये हरकत वो तो नहीं करेगी। हॉल में कुछ और लोग भी थे, मगर मलिहा ने किसी को भी अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा। क्या मुसीबत है, उसे सख्त बेजारी हुई। 2 दिन से यही हो रहा था। बैठे बिठाए महसूस होने लगता कि कोई उसे बहुत तवज्जो से देख रहा है, मगर ढूंढने पर कोई नज़र नहीं आता और वो गुस्से में घोलती घर आ जाती। अपनी तरफ से तो उसने मसले का हल निकाला था कि आज सुबह के बजाय शाम को आई थी और अपनी मखसूस जगह से हटकर बैठी थी, मगर सामने वाला भी काफिल मुस्तकिल मिजाज था। घर की तन्हाई से घबरा कर वो यहाँ आती थी, पर अब लग रहा था कि उस नादिदा मेहरबान की वजह से अकलौती सरगर्मी भी तर्क करनी पड़ेगी। वो उठी और किताब घर जाकर पढ़ने के ख्याल से इशू करवाती बाहर आ गई। एक्सक्यूज़ मी मिस। वो पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब कोई उसके पीछे से बोला था। और रुक कर पलटी तो देखा सांवले रंग का एक लड़का ब्लैक पैंट शर्ट पहने उसकी तरफ आ रहा था। जी। वो करीब आ गया तो मलिहा ने कहा, और उस जी के जवाब में उसने जो कहा उसे सुनकर मलिहा का जी चाह के उसका सर फाड़ दी। बेफिक्री से माथे पर आए काले बादलों को एक हाथ से हटाते हुए बड़े आम से अंदाज में बोला था, आप मुझसे शादी करेंगी? मलिहा को पहले तो लगा उसे सुनने में गलती हुई, फिर उसे घूर कर देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा तर्क करके वो पलटी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए, न तो मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ और न मेरा इरादा फ्लर्ट करने का है। मैं पूरी संजीदगी से आपको प्रपोज कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये सब अजीब लग रहा हो, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सोच कर जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। आप चाहे तो कल जवाब दें, परसों दें, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, या चाहे क़यामत के दिन। मैं यही लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मलिहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की, फिर कानों पर हाथ रख लिए और आखिर में उसने दौड़ लगा दी। दौड़ते उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई तो उसने रुककर डरते डरते पलट कर देखा। दूर तक सड़क सुनसान थी। उसे इत्मीनान हुआ। भागते हुए सांस भूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज़, कमीना, लोफर कहीं का, कहता है शादी करेगा, ऐसा मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट, जवाब लेने आएगा। बदतहजीब इंसान, आएगा तो आता रहे, मैं तो मरकर भी उधर का रुख न करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊँची आवाज़ में से सलवातें सुना रही थी। वो तो शुक्र था सड़क बिल्कुल खाली थी, वरना अगर कोई इसे उस हाल में देख लेता तो हाथ पकड़कर पागल खाने छोड़ आता। पागल हूं ना मैं कि कोई भी राह चलता शादी के ऑफ़र करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बड़बड़ाती वो उठी। अब जो अपने अतराफ गौर किया तो जी चाहा सर पीट ले। ये जगह उसकी जानी पहचानी तो थी, मगर उसके घर से काफ़ी दूर थी। बिना देखे सर पर दौड़ती वो अपने घर जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, उस ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में न मिल जाए। वापस पलटने के बजाय उसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलट कर जहाँ से आई थी उस तरफ मुँह करके ज़ोर से बोली, उल्लू का पट्टा, बाबा को बता दो ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वो यूँ बोल रही थी जैसे वो वहाँ खड़ा सुन रहा हो। उस सारे रास्ते बकते झुकते घर पहुंची तो अजहर फारूक की लॉन में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर उन्हें अपनी तरफ आता देकर उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। आज तुमने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। उनकी बात पर उसने बेसाख्ता कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। वो आमतौर से 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज उसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले उसने खूब दिमाग ख़राब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी कर लेती। उसे कोसते पैदल ही चली आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे न होती। वो आहिस्ता से बोली, क्या कह रही हो? उसके होंठ हिलते देखकर उन्होंने पूछा। कुछ नहीं। आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था तुमने नूरुल हुदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया है? कितनी बार पूछेंगे, उसने दिल में कहा। फिर उनकी तस्वीर करने के ख्याल से बोली, आप बेफिक्र रहें बाबा जान, मैंने उनके कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट की है।
फिर उनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुजरती पिछली तरफ के हॉल में आ गई। हॉल की सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। एक कमरा बहुत खुला और काफ़ी बड़ा था और आराइशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था जिसमें वार्डरोब के साथ ही जोड़ा गया था। वार्डरोब के एक तरफ अटैच्ड बाथरूम था। बेड के पायती की तरफ थोड़ा हटकर सोफा सेट रखा था जिसके दरमियान में दरमियाने साइज का टेबल भी था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा सा रैक मुनासिब ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था जिस पर कुछ कैनवास सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनवास दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग्स ब्रश रखे थे। पास ही एजल भी मौजूद था। कमरे में बालकोनी भी थी जिसकी छत से मलिया ने ढेर सारे मिड चैम्स लटका रखे थे। बालकोनी में मौजूद झूले से भी उसने छोटी छोटी घंटियाँ बांध रखी थी। मलिहा को उन मिली जुली आवाज़ों का मध्यम सुरीला शोर बहुत पसंद था। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटी उन आवाज़ों को सुनती रहती। एक कमरा कुशादा तो था, उसकी एक और खसूसियत ये थी कि ये बाकी घर से मुंसलिक होते हुए काफ़ी अलग था और उसी वजह से मलिहा ने उसे अपने लिए मंतखब किया था कि वो यहाँ एक्सरी से अपना काम कर सकती थी। मलिहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुँह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश करती एजल के सामने आ खड़ी हुई। एक कैनवास उसने काफ़ी दिन पहले शुरू किया था मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और सूखा दख्ती पेंट कर पाई थी। उसने सोचा आज इस कैनवास को ज़रूर मुकम्मल कर लेगी। उसने ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पर लगाया और कैनवास पर कुछ स्ट्रोक लगाकर ही उसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों उसका जहन एक्सो नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार और कोशिश की मगर जहन अभी बिटा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही है, शायद वो विंड चाइम्स की आवाज़। उसने सोचा और उठी। बालकोनी की स्लाइडिंग ग्लास डोर को बंद करके मुतमईन सी होती कुर्सी घसीट कर एजल के सामने आराम से बैठ गई मगर अब कमरे की खामोशी उसे चुभने लगी थी। वो चिढ़ सी गई। उसी माहौल में वो घंटों कैनवास पर काम किया करती थी मगर आज वो अपना जहन तक नहीं बना पा रही थी। तंग आकर उसने ब्रश रखा और किचन में आ गई। सामने एक किचन टेबल के साथ रखे स्टूल पर चढ़ा उसका हम उम्र दुबला पतला सा बहादुर सलाद काट रहा था। तुम? वो उसे देखकर हैरत से बोली। गुलबानू कहाँ है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं तो आज खाना मैंने बनाया है। मलिया ने हंकारा भरा और खाने का जायज़ा लेने लगी। बीबी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे? बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान नहीं, छोटे साहब आ रहे हैं, मलिया ने तस्दीक की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है इंसान अपने घर में ही रहता है, तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते थे? बहादुर ने सोचते फलसफियाना अंदाज में सवाल किया। फुटपाथ पर वो छिड़ गई। तुम क्या नाश्ते में कव्वे खाते हो? जब देखो ज़बान चलती रहती है, ज़रा देर को चुप नहीं रहा जा सकता? बहादुर की शक्ल बता रही थी कि उससे मलिहा का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था मगर मलिहा ने परवाह किए बगैर मस्जिद का। अगर रायता बना चुके हो तो टेबल पर खाना लगा दो और बाबा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी, और रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कसरे फारिकी को नए अंदाज से सजाया गया था जिसकी वजह से मलिहा को काफ़ी कौफत हुई थी। मलिहा चावलों की डिश टेबल पर रख रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे साहब के साथ खाएंगे। मलिहा ने अपना माथा पीट और खुद बुलाने चल पड़ी। उसने स्टडी में पैर रखा ही था कि उसकी हंसी छूटते छूटते रह गई। हमेशा की तरह सफ़ेद बुरा कुर्ता शलवार में काले रंग के सादा से चप्पल, पैरों में डाले सुनहरे फ्रेम के ऐनक लगाए उस सामने कुर्सी पर टेंशन बैठे थे और नज़रें वॉल क्लॉक पर जमी थी। वो आगे बढ़ी और चलते उनके पास फर्श पर बैठकर अपना हाथ उनके घुटने पर रखा। ये उसकी बचपन की आदत थी। उसे जब भी बाबा जान को मतवजा करना होता तो मुखातिब करने के बजाय उनकी तरफ देखने लगती। असर फारूकी ने क्लॉक से नज़र हटाकर उससे देखा। खाना खा ले बाबा जान? आज तो खाना नूरुल हुदा के साथ ही खाओगा, तुम जाकर खा लो। बाबा जान, उनकी फ़्लाइट 11 बजे लैंड करेगी और घर आने तक 1:30 बज जाएंगे। इतनी रात को आने के बाद और सुबह के नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना। उन्हें मलिहा की बात सही लगी थी, फिर भी खाने के लिए नहीं माने तो मलिहा ने फिर इसरार किया। थोड़ा सा खा ले, आप जानते हैं मुझे अकेले खाना पसंद नहीं। खाना खाने के लिए भूख का लगना ज़रूरी है, किसी का साथ होना नहीं। तुम्हें भूख लग रही है तो जाकर खा लो, उन्होंने नरमी से मगर कतई लहजे में कहा। उसे बुरा तो लगा मगर मज़ीद कुछ नहीं कहा। वो उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। बहादुर, उसकी आवाज़ पर बहादुर बोतल की जिन की तरह हाजिर हो गया। खाना उठा दो। वो अपने कमरे से जाकर लाइब्रेरी से इशू करवाई किताब उठाई लॉन्च में आ बैठी। 11 बजने में 1 घंटा बाकी था कि बाबा जान स्टडी से निकलकर लॉन्च में आई। फिर उसे देखकर बोली, मलिहा। जी बाबा जान। वो किताब बंद करते हुए बोली,
मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, फिर सोचा एक नज़र नूरुल हुदा का कमरा देख लूँ। आइए बाबा जान। वो उनका इशारा समझकर फौरन खड़ी हो गई। मलिहा से आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एकदम ही पलट कर बोली, तुम नीचे का कोई कमरा ठीक करवा लेते। अब वो इतनी रात का थका हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाएगा। मलिहा चाहती अभी नहीं कह सकी कि आपने कहा था कि नूरुल हुदा के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक करवाना। उसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद नहीं। अच्छी बात यह हुई कि कमरे में जाकर उन्हें मेन मेख निकालने का मौका नहीं मिला। मलिहा ने बड़े ध्यान से कमरा सेट किया था और ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पहुँचाई थी। वहाँ से बाहर निकले तो सारे मुलाजिमों को लाइन में खड़ा करके हिदायतें देना शुरू की। जब तक मैं नूरुल हुदा को लेकर एयरपोर्ट से नहीं आ जाता, तुम में से कोई सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ फटकेगा भी नहीं। बहादुर और नज़ीर, तुम दोनों फ़ौरन गाड़ी रुकते ही नूरुल हुदा का सामान निकालकर उसके कमरे में पहुंचा देना। और गुलाब खान, वो चौकीदार की तरफ मुड़े, पहले हॉर्न पर ही गेट खुल जाना चाहिए। अगर देर लगी तो याद रखना, मेरी राइफल को अभी जंग नहीं लगा। और ये ड्राइवर किधर रह गया है, देखो ज़रा, उसने गाड़ी तैयार की या नहीं। एक मुलाजिम भागा भागा बाहर की तरफ गया, फिर भागते हुए वापस आया। जीप तैयार है कर्नल साहब। फिर जब उनकी गाड़ी गेट से निकल गई तो हर एक ने सुकून का सांस लिया। कोई मुझे गिलास पानी का साथ सर दर्द की टैबलेट देगा। सोफे पर ढेर होते मलिहा ने सदा लगाई। उसे इतनी देर तक जागने की आदत नहीं थी, मगर आज तो जागना मजबूरी थी। कुछ देर बाद ही मुलाजिम ने पानी के गिलास के साथ टैबलेट लाकर उसे पकड़ा दी। टैबलेट लेकर मलिहा ने किताब फिर से खोली। एक बजते ही मलिहा की नज़र वाल क्लॉक से जैसे चिपक गई थी। उसका ख्याल था कि 1:30 बजे तक तो हर हाल में वो लोग आ जाएंगे, मगर 2 बजे, फिर 2:30, फिर 2:45 और तंग आकर 3 बजे मलिहा ने एयरपोर्ट इंक्वायरी का नंबर मिला दिया। पता चला फ्लाइट 3 घंटे लेट थी। और ये तो सोचना भी बेकार है कि बाबा जान मुझे फ़ोन करके इतला देते। रिसीवर रखते उसने खुद से कहा। फिर बहादुर और नज़ीर के अलावा उसने सब नौकरों को सराउंड क्वार्टर में भेज दिया। खुद लॉन्च में आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई जहाँ वो बैठी थी। वहाँ से मेन एंट्रेंस बिल्कुल उसकी नज़र के सामने थी। दोनों पाँव सोफे पर रखे, कुशन गोद में लिए वो सिमट कर बैठी थी। नींद के मारे इसका बुरा हाल था, लेकिन जानती थी अगर नूरुल हुदा के इस्तिकबाल को वो नफीस मौजूद न हुई तो बाबा जान नाराज़ होंगे। इंतज़ार करना भी कितना मुश्किल काम है। थक कर सोचते हुए अचानक उसकी जहनी रूह बहक गई। अब चाहे कल जवाब दे परसों, या चाहे क़यामत के दिन मैं इंतज़ार करूँगा। उस वक्त उसे गुस्से ही ये आया था, मगर अब वो गुमसुम सी हो गई थी। क्या कोई क़यामत के दिन तक किसी का इंतज़ार कर सकता है? उसने खुद से सवाल किया, फिर फ़ौरन ही जवाब भी दे डाला, इम्पॉसिबल। 4:30 बजे के करीब हॉर्न की आवाज़ आई। फ्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ की वक्त ही लेट हो गई थी। लंदन का मौसम तो आप जानते ही। एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आप इंक्वायरी से मालूम कर लेते तो इतनी जहमत न होती। और अजहर फारूक के साथ अंदर आते नूरुल हुदा न जाने क्या बोलने वाले थे कि सोफे पर बेखबर सो रही लड़की को देखकर चुप हो गए। अब्बा जान ने भी उसे देख लिया था। ये इस तरह क्यों सो रही है? वो नागवारी से पास खड़ी मुलाजिमा से बोले, जो गाड़ी की आवाज़ पर क्वार्टर से निकलकर पोर्च में आ गई थी और अब उनके साथ ही अंदर आई थी। बाबा जान प्लीज़, उन्होंने आहिस्तगी से उन्हें टोका। फिर मुलाजिमा से कहा, तुम जाओ। बाबा जान को साथ ले उनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में जाने के लिए सोफे के पास से गुजरे तो गैर इरादी तौर पर बाजू पर लटकता कोट झुकते हुए उस पर फैला दिया। वो अपने कमरे में आए और जूतों समेत ही बेड पर लेट गए।